बहुत ही नीच किस्म की डांसर नहीं होती। मैंने कहा वैसे भी आपने सारे नीच कैरेक्टर मेरे से ही कराने हैं। क्रश की बात है, वो तो मुझे बाबर अली पे बहुत बड़ा क्रश था और अभी भी है, और मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं कोई कास्ट करना चाहे उनको बाबर भाई के साथ, आपके भाई बाबर अली साहब। बेटा स्कूल जाके किसी के साथ कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करनी, कोई रिलीजियस बहस नहीं करनी, और खुद में जो मर्जी कमेंट। क्या घरों में औरतों के ऊपर अब्यूज करना हमारा कल्चर है? देखिए ये हमारा कल्चर नहीं है ना। हाँ नहीं है। तो अगर कोई बंदा इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट कैसे हो गया? कभी शादी का मौका दोबारा मिले तो लव करूंगी या अरेंज? नहीं, लव। अरेंज भी अच्छी है, मतलब कोई मतलब आप अरेंज कर लें। नहीं, मैं फूफी नहीं है। नहीं फिर मेरी फूफी कोई भी नहीं बनता। सबसे पहले शपोका। ख्वाजा से यार इनका वो ख्वाजा नहर वाला सीन मेरे ज़हन में आ गया। शपोका। शपोका। मैं शेखों में शादी नहीं करूंगी या कुछ। मेरे वालिद साहब की शेखों में शायद मेरी माँ शेख है। उन्हें कटना ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं एक्सक्यूज़ मी विद मी होस्ट, जहां मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करूं जिनसे मैं इम्प्रेस्ड हूं और जिनको मैं एक्चुअली फॉलो भी करता हूं। उस तरह हमारी आज की एक पर्सनालिटी है जिनको मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं और नहीं इनको मैं फॉलो करता। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आप तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो शी प्लेड द रिवर्स साइकोलॉजी। इन्होंने कहा कि इनकी तारीफ़ करती हूँ भट्ट साहब की ताकि ये मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं। I think all jokes apart, she is phenomenal. I think she has the potential to be this generation's Bushra Ansari if she keeps at it. She has perfect timing. कमाल की पंजाबी बोलती हैं, कमाल की इनकी एक्टिंग एबिलिटी है। फ़िल्टर इनका बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है इनका फ़िल्टर ख़राब हो चुका हुआ है। कई दफ़ा बहुत ब्लंट चीज़ें भी बोल देती हैं। But I think she's a phenomenal actress and I have yet to see her finest work. And आज I've invited her on the show. And Tamkinat, thank you so much for coming. Thank you for inviting me. मैंने काफ़ी बड़ी बात कह दी कि आप में बुशरा अंसारी वाले हैं। नहीं, आपने उससे ज्यादा बड़ी बात की है, उससे पहले वाली कि मैंने आपके साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेल के अपने वो तो आप आपने को की है, खुद इनवाइट किया। नहीं, मैंने जेन्युइनली आपके पॉडकास्ट की तारीफ की थी बिकॉज आई Thank रियली you. लाइक दैट पर्टिकुलर एपिसोड। मगर आपने इसलिए की थी क्योंकि आप आना चाहती थी, मान लो। चले, अगर आप ऐसे ही खुश होंगे तो ताकि कॉन्वर्सेशन बढ़ सके, थैंक आगे आगे चले हम। थैंक यू। अच्छा, गुजरात से आप हैं, ऊपर से आप काफ़ी मुंह फट हैं, तो इस मुंह फट के ऊपर कभी आपको, आई एम श्योर यू हैव गॉटन योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल आल्सो। नॉट एग्जैक्टली, मतलब आई थिंक यू सेट द प्रेसिडेंट बिफोर मी, सो मेरे जैसे आने वाले लोगों के लिए इट वाज इजियर। यू पेव्ड द वे एक्चुअली। नहीं, मैं मुंह फट नहीं हूं, मैं तो ये बड़े सिंपल से सवाल कर रहा होता हूँ। नहीं, उससे पहले का भी पॉडकास्ट से पहले भी आपने काम किया, वैसे कोई बोलते नहीं गए। अच्छा, बोल नहीं गए। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप गलत सोबत में पड़ गई थी, आपने अहमद अली भट्ट को फॉलो करना शुरू किया था। नॉट एग्जैक्टली फॉलो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मतलब आपका ये कहना नहीं बनता कि मैं मुंह फट हूँ। अच्छा, That's what I'm trying to say. अच्छा, आई एम अ ह्यूज फैन। वो जो आप डॉक्टर बनती हैं और वो आई एम फॉरगेटिंग द जेंटलमैन's नेम, अली आफ्ताब साहब। अली आफ्ताब साहब। आई वर्कड विद हिम, अली आल्सो। बट आई थिंक वो आप कमाल, आप दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है उसके अंदर। और वो आइडिया किसका था? वो अली का आइडिया था। अली का ही आइडिया वो बेसिकली अली का आइडिया था और काफी अरसे से था। हाँ। और हम जब भी मिलते थे तो वो कहता था कि यार इस तरह का एक शो करना है, पाकिस्तान में ऐसा कोई शो नहीं है और हमने सीरियसली करना है। मतलब अक्सर लोग मैसेजेस करके कहते थे कि आप लोग कैसे आप लोग नहीं हंसते। एक तो हमें वो इतना फनी लगता नहीं था क्योंकि हमारी जो ऑफ द कैमरा बातें होती हैं वो उससे कहीं ज्यादा अनहिंज्ड होती हैं। तो वो क्यों नहीं डालते आप लोग? ऑनलाइन है यार। एंड वो असी मरना है, असी बैन होने की हो गया। तो अली ने कहा कि भाई क्योंकि ये एक सीरियस शो है, तो उसने मतलब उसकी पिच ये थी कि हमने बहुत सीरियसली ये शो करना है और ये एक सीरियस शो है और अगर कोई उसको किसी को फनी लगेगा तो दैट्स ऑन देम। तो ये आइडिया अली का था, पूरा सेट डिजाइनिंग एवरीथिंग वाज अली, बस बैठ के बातें जो है वो मैंने करनी थी। बट स्क्रिप्टेड होता है या? क्योंकि कई चीजें मुझे लग रहा होता है कि नहीं है, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, बल्कि कई दफा तो मैं उसको क्वेश्चंस उसने डिसाइड किए होते थे तो मैं उससे कहती थी मुझे क्वेश्चन भी ना बताओ, बस जब कैमरा वो होगा ऑन तो उसी वक्त वो मुझे क्वेश्चन बताता था और उसी वक्त जो जवाब आता था वो हम बस उसी तरह उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। कभी कभी क्वेश्चंस वो मुझे पहले से बता देता था और अक्सर नहीं, हम उसी वक्त वो सारा लाइव ही एक किस्म का हो रहा होता था। बट योर कॉमेडी इज वेरी स्पॉन्टेनियस और मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि स्टैंड अप जो है
मतलब कई लोग अपना मटेरियल लिखते भी हैं एंड ऑल दैट, मगर वो जो एक स्पॉन्टेनियस और वो जो एकदम एक आमद आती है एंड ऑल दैट, किस एज पे डिस्कवर हुआ था कि अच्छा यार मेरे में तो ये है? आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन जैसे होता है ना कि फैमिली में ये बच्चा फनी है, तो वो मेरा हमेशा से ही था कि भाई जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? वी आर 4, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर 2 भाई हैं और फिर सबसे छोटी मेरी बहन है। अच्छा। तो वो बचपन से जैसे लोग कहते हैं ना कि एक रौनक वाला बच्चा, हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं जी बड़ी रौनकी बच्ची है वो, आज आप नहीं आई तो मजा नहीं आ रहा, वो इस तरह करके। तो वो मेरा सीन था। बाकी फनी बहुत ज्यादा नहीं मुझे कभी लगा, क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे कहीं ज्यादा मतलब फनी है। अच्छा। मेरे घर वाले दोस्त वगैरह जब मेरी फैमिली से मिलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा साडा ख्याल सी तो कल्ले था, पूरा टब्बर ही पागल है। तो मेरा जो ददयाल है, अगर कभी आप उनके साथ बैठ के, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेज प्ले चल रहा है, वो इस तरह की एक दूसरे को झुकते हो रही होती हैं। आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ कश्मीरी फैमिली यू आल्सो नो, हम लोगों के घरों में पूरा स्टेज शो ही चल रहे होते हैं। और आधे ज्यादा झुकते ना रोटी पे होती हैं, रोटी पे होती हैं या नकते होंदियां ने या मुंह दे साइजते होंदियां ने, तो वो बस ये चलता रहता था। तो हम सभी ऐसे हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई बहुत फनी हूँ या ये, मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे बहन भाई मुझसे ज्यादा फनी है। अच्छा। तो अच्छा, मुझे मेरे अब्बा हुजूर अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ही वाज द वन जिनकी एक ह्यूमर और बड़ा उनका ना साइलेंट और कभी सटल और बड़ा बारीक वाला ह्यूमर नहीं होता था। आप कहते थे यार ये क्या बात कही है, तो एक उनका था। और अम्मा का बड़ा लाउड जरा ह्यूमर था, वो उनका जरा क्योंकि मैडम का भी ह्यूमर बड़ा जालिम ह्यूमर होता था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से ह्यूमर का, क्योंकि मैंने अर्ली मेरी जो कॉमेडी की इंस्पिरेशन सारी थी, क्योंकि हमारे होता था मुनव्वर ज़रीफ साहब को बचपन में देखा हुआ है, रंगीला साहब को देखा हुआ है, ये वो सारा कुछ, तो एक मिक्स बैग बन जाता था एंड ऑल दैट। व्हाट वाज योर अर्ली इंस्पिरेशंस के मैनरिज्म और वो ह्यूमर? एक तो माय ओन फैमिली, माय ददयाल। दूसरा ये कि आई वाज अ वेरी एविड सॉर्ट ऑफ फॉलोअर ऑफ पाकिस्तानी पंजाबी स्टेज ड्रामास, और अमानुल्लाह साहब और मस्ताना और बब्बू बराल और ये सब, वो जितने शोज थे ना, वो मुझे अभी भी याद है कि दोपहर के टाइम सख्त गर्मी हुआ करती थी और बाकी सारे घर वाले वो एक ही कमरे में एसी लगा के पूरा खानदान सो रहा होता था। कलूला। हाँ, तो मैं दोपहर में ना गर्मी में, नीचे हमारा लैंप था भी ऊपर वाले फ्लोर पे और शदीद गर्मी, तो मैं टीवी पे ना वो स्टेज ड्रामे देख रही होती थी। मुझे अभी भी अगर वो कभी लगे हो, आई जस्ट कांट रेजिस्ट देम, आई फाइंड देम सो एंटरटेनिंग। अब वाले तो खैर थोड़े अजीब हो गए हैं, वो अकेला भी आप बैठ के देख रहे हो तो थोड़ा आप कहते हैं यार मेरे फरिश्ते तो नहीं देख रहे हैं, मैं की देख रहे हैं। और एडल्ट कंटेंट ज्यादा आ गया ना। तो लेकिन तब वाला जो था ना, वो I used to love those shows. I still do. Acha, I don't know if this is true for you or not, but do you use humor as a defense mechanism? Always. Who doesn't? अभी कल ही एक शो पे ये बात हो रही थी कि I think comedians, I don't know if it's the right term, comedians or not, but let's just वो for the sake of conversation, comedians are some of the most depressed people, I think. और we are. वो ये होता है कि अगर आम जिंदगी में depressed भी मैं कहूँगा, but they are more insecure, I would say. Insecure, I don't know, कह लें। हाँ, insecure तो खैर पूरी हमारी कौम ही है, लेकिन I think good comedy में बहुत एक पार्ट comes from a very dark place. उसकी बेस ट्रेजिक ही होती है, like it's sprouts out of tragedy. तो I think it's just a way of dealing with all the tragedy around to make it more palatable, I guess. तो ये एक एस्पेक्ट है। तो what was your depression? Ongoing ही है। I mean, look around you. There's so much to be depressed about, but then there's also so much to be happy about. Alhamdulillah. So I'm not a pessimist. लेकिन मैं अगर मुझे कहीं कोई चीज़ ऐसी नजर आ जाए तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मतलब मैं वो everybody says कि you have a very good observation, but then it's also a toll on me because then I tend to observe everything. और switch off करना मुश्किल होता है। I know. Early age और जहाँ आपने कहा कि इतना टाइट फैमिली नेटवर्क जब होता है, सो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में आप जरूर होते हैं। बिल्कुल। वो जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रियल लाइफ को हिट करती है और जब आपने अपने ओन पे जाना होता है तो एक रियलिटी चेक बड़ा जरूरी मिलता है। पापा की परी से जब आप एकदम पार्वती बनते हैं तो that transition. You went through a bad marriage. I did. And was it love? Yeah. तो मेरे घर वाले कभी रिस्क ना लेते मेरी खुद शादी कराने का, पुत्र ते अपनी जिम्मेदारी थे, असी किसे दा नाल नहीं कर सकते। I was very young actually. I think जब मेरा निकाह हो गया था I was 23.
अच्छा Yeah, I was 23. बट उस टाइम पे आप काम शाम नहीं कर रही थी, कोई move मैंने नहीं था? मेरी मदर ने मुझे ये कहा था कि तुमने अगर शादी करनी है तो पहली शर्त ये होगी कि तुम, क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी ओके लेकिन मेरी हाउस जॉब रहती थी। ओके और ये मैं बताता चल रहा हूँ, आपने MBBS किया हुआ है, जी, यू किया आर हुआ है। सर्टिफाइड डॉक्टर। या आई एम। क्या बात, तो उसके बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी किए। शोइंग ऑफ, फ्लेक्सिंग, बट हाँ, चले। मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं लाइक डॉक्टर हूँ, मैं अंजी बस नहीं कीता सी और ये डंगर डॉक्टर नहीं है, आप इंसानों वाली। इंसानों हाँ। वाली डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब हाउस जॉब करोगी ना तो उसके बाद ही शादी होगी, उससे पहले नहीं, है ना। उस वक्त तो मुझे लगता था कि ये जुल्म हो रहा है, मेरे प्यार के रास्ते में रुकावट, बट आई थिंक दैट वाज लाइक द स्मार्टेस्ट डिसीजन ऑन हर पार्ट। क्योंकि अगर मैंने वो ना किया होता, हाउस जॉब के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हाँ तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बी इंडिपेंडेंट। और जिस तरह की मेरी नेचर है, आई एम अ लिटिल लेजी, तो वो ये मुझे पता था कि मैं शादी के बाद बच्चों बच्चों में पड़ जाती तो मैं फिर शायद ना कर पाती। तो उन्होंने कहा नहीं, यू नीड टू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन एंड ऑल्सो काम करना है। मतलब मेरे घर में हमेशा से मेरे दोनों पेरेंट्स का था कि फारिग नहीं बैठना। अम्मा भी काम करती हैं? हाँ, माई मदर इज स्टिल वर्किंग, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अरे वाह। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुई हैं DHQ गुजरात से, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर अब्बा आपके आर्मी में? अब्बा मेरे आर्मी में थे, अब वो बिजनेस कर रहे हैं। तो वो मतलब उनका ये था कि डिग्री लेके घर नहीं बैठना, काम करो। तो वो एक मेरे ख्याल से उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट ना होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, किसी के लिए भी मुश्किल होता है अगर आप अपने पैरों पे ना खड़े हो। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ बिकॉज हमारे माशरे में ना, स्पेशली ख़वातीन को ये लगता है कि शादी इज़ अ वे टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ, और मैं बहुत ही केसेस देखता हूँ कि मतलब लड़कियां चाहती हैं कि जब हम घर से बस निकल जाएं, बस ब्याह हो गया तो बस असी आज़ाद अब आज़ाद हो गए। वाज इट द सेम मोटिवेशन फॉर यू? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था कि कोई कैद किया हो। माई पेरेंट्स वर, अब मतलब तब भी अब भी वो जो टाइम के साथ साथ चीज़ें लर्न करते हैं वो उन लोगों में से हैं। वो ऐसे नहीं है कि रिजिड माइंड सेट हो, नहीं ये नहीं करना, ना वालिद साहब और ना ही वालदा। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। हमने हमेशा उनके साथ हमारा दोस्तों वाला रवैया रहा है, मतलब हमारा रिलेशनशिप रहा है, एंड दे हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव इन एवरीथिंग। तो मुझे ये कभी भी नहीं था कि मैंने घर से निकलना है और फिर मुझे सही वाली आज़ादी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई जेन्युइनली फेल इन लव, बट आई थिंक आई वाज वे टू यंग टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ क्या होता है। वो मतलब लिटरली द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ। मैं एक मजाक से कहती हूँ, जेड़ा बंदा मैं सब तो पहले करीब नाल वेख्या सी कि अच्छा मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर लिया कि यार बस पहले यार स्टोर बड़े थे ए कोट चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अच्छा कोट भी होते हैं दुनिया में, ऐसे बड़ा प्यारा लग रहा है, फटाफट ले लो। but that stigma that came with it, especially हमारे माशरे में एकदम होता है कि अच्छा तलाक याफ्ता औरत, oh yeah, how did you deal with that? टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास फेस नहीं करना पड़ा। एक तो वो जो आपने शुरू में कहा मुंह फट होने की वजह से, आई थिंक फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह पे कभी कुछ नहीं कहा, ना ही कभी मेरे माँ बाप के मुंह पे कहा, क्योंकि उनको पता था कि दे आर टोटली ऑन बोर्ड विद माई डिसीजन। दूसरा ये भी है कि It was your decision? इट वॉज माइन, या इट वॉज माइन। वो आखिर में मेरा बन ही गया, बिकॉज आई एक्चुअली हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन और इट वॉज रियली बैड। तो मुझे फिर I had to be taken to like a hospital to a shrink। और मेरी वो कभी कभी होता है ना, आप अपनी सिचुएशन में फंसे होते हो तो आप बिल्कुल एक, जैसे आप इस कमरे में हैं तो हमारा फील्ड ऑफ विजन में थोड़ी चीज़ें हैं। हाँ जी। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको पूरा कमरा, कोने खुदरे सब कुछ ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। तो जब कोई बाहर से आपकी सिचुएशन को एनालाइज करता है तो वो फिर आपको बता सकता है कि ये आपको जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है और असल में चीज़ें इससे ज़्यादा बुरी हैं। तो आई थिंक माई श्रिंक आस्क्ड मी लाइक 4 क्वेश्चंस, और उनमें ही मुझे भी समझ आ गया और उनको भी समझ आ गया। उन्होंने कहा कि आपका मेन प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप है और इसी से ही आपकी बाकी सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और दूसरा ये है कि बिकॉज यू आर इमोशनली सो एग्जॉस्टेड एंड यू हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। क्योंकि आई डेंट यूज टू शेयर मच विद माई फैमिली। मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई भी बहुत इमोशनली फ्रेजाइल लोग हैं। तो मुझे तो था इन्होंने दस के मैं फिर इन्होंने सांभांगी, ए रोन लग पैणगे मैं अपने आप को सांभांगी के। तो वो काफ़ी मतलब अभी तक भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। अच्छा, was it if you don't mind my asking, was it a physical abuse relationship? नहीं, it wasn't। देखिए, अगर मेरे जैसी एक बंदी हो, जैसे मैंने कहा, जिसने एक बहुत मतलब प्यार मोहब्बत वाली शादी की हो, फिर 2 बच्चे और 10 साल वो शादी चलाई हो,
तो जाहिर बात है कुछ बहुत बड़े बड़े मसले ही होंगे जो वो डिसाइड करती है कि मैंने छोड़ना है। छोटी मोटी बातों पे तो कोई भी डिसाइड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना रिलेशनशिप खुशी से एंड करता है। आई नेवर गो इन टू द डिटेल्स। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये कि मैंने अपने बच्चों के साथ कभी उनके बाप की कोई बुराई नहीं की, मैंने नहीं की, मेरे घर वालों ने भी कभी नहीं की। वेरी बिग ऑफ यू। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बहन भाइयों ने, बल्कि कभी अगर मेरे बच्चे कोई बात करें तो हम उन्हें कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं कहते, आपके फादर हैं और आपसे बड़े हैं। जी जी। और मैंने कभी उनके साथ कोई बुराई नहीं की कि तुम्हारा बाप ऐसा था या ये, मैं उनको क्यों तकलीफ दूं। फिर दूसरा ये कि प्लस वो आई एम श्योर दे स्टिल सी देयर फादर। बहुत कम, हाँ, अच्छा। बट दे डू। अब उसमें देखें, एक तो मेरे बच्चे अब उस एज में दे अंडरस्टैंड थिंग्स, फिर अब ये शो जाहिर बात है वो भी देखेंगे जी। फिर मेरे बच्चों के क्लास फेलोज भी देखेंगे, मेरे बच्चों के क्लास फेलोज के पेरेंट्स भी मुझे फॉलो करते हैं, उनकी टीचर्स भी मुझे फॉलो करती हैं, पीपल नो मी। तो अब मैं कोई ऐसी बात बताऊं किसी डिटेल में जाके, एक तो मेरे बच्चों का दिल बुरा होगा बातें सुन के अपने बाप के बारे में, मैं कोई बुरी बात क्यों करूं। दूसरा फिर ये भी है कि मैं नहीं चाहती वो अपने स्कूल जाएं, उनका कोई क्लास फेलो उन्होंने कहे कि अच्छा हमने तो सुना था कि तुम्हारे अब्बा ऐसे थे, हाँ। या कोई टीचर या कोई बंदा ऐसी बात करे कि उनको दुख हो। नहीं आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए आई नेवर गो इनटू द डिटेल्स। इट्स अंडरस्टैंडेबल, जाहिर बात है प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि आई डिसाइडेड टू एंड द मैरिज। नहीं देखिए, आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। मेरे वालिदैन दे सेपरेटेड व्हेन आई वाज 13 और हम 4 भाई थे। तो मुझे वो याद है कि वो जो एक कंफर्ट था ना, आपको लगता है कि यार मतलब दुनिया स्मूथ है, और एकदम वो 13-14 साल की उम्र में जब हमें पता लगा कि अम्मा अब्बा अलग हो गए हैं, तो एकदम एक रियलिटी सिंक इन होती है और आपको लगता है ये क्या हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट नेटवर्क था वो मेरे भाई थे। हम चारों भाई एक साथ बड़े मतलब करीब थे और ये सारा कुछ। व्हाट वाज योर सपोर्ट नेटवर्क एट दैट टाइम? I think my parents and my siblings, my friends, I've been extremely lucky. मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मतलब जो शायद मेरी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा करीब है। और मेरे बच्चों के लिए आई थिंक माई ओन फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स वर सो सपोर्टिव। और क्योंकि मैं बहुत अरसे से अपने पेरेंट्स के घर पे ही रह रही थी, तो मेरे बच्चों ने तो बचपन से नाना और नानी को देखा है। तो माई फादर वॉज लाइक अ फादर फिगर टू देम। वो वैसे भी उनको अब्बू ही कहते हैं, कि हम अब्बू कहते थे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी बेटी खानदान में सबसे बड़ी बच्ची थी, तो हम अब्बू कहते थे, तो वो देखा देखी अब्बू ही कहती थी। तो फिर सब बच्चों ने उनको अब्बू ही कहना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई, माई फादर हैज़ बिन अ फादर फिगर टू माई चिल्ड्रन। तो उनको कभी वो कमी महसूस नहीं हुई, और वो रियलिटी चेक उन्हें कभी इस तरह से महसूस नहीं हुआ कि भाई हम एक घर हमारा ख़त्म हो गया। या और मुझे ब्रोकन फैमिली से भी एक इशू होता है कि भाई आई थिंक ब्रोकन वो फैमिली है जहाँ पे बच्चे सुबह शाम एक कुत्ता खाना माँ बाप का देख रहे हैं, हाँ। घर में मेंटल या फिजिकल किसी भी किस्म का कोई अब्यूज देख रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, बिल्कुल, बजाय इसके कि आप एक पेरेंट के साथ रहें लेकिन आप सुकून से रहें। आपको कोई इस तरह का कोई एक अपनी माँ रोती धोती नजर नहीं आ रही, अपना बाप जो है वो टेंस नजर नहीं आ रहा, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि बच्चे एक सुकून, एक अच्छी जगह पे पल रहे हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए वो बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज तो आई गेस वो हैं जहाँ पे रोज सुबह शाम ये सब कुछ हो रहा है और बच्चे वो टॉर्चर देख रहे हैं। और हमारे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं बहुत कि एग्जांपल्स खवातीन वाकई उस चीज़ से नहीं बाहर आती हैं। एक तो या तो वो स्केर्ड बहुत होती हैं, और या वो इस चीज़ से बहुत डरती हैं कि यार कल को माशरा क्या कहेगा। तो वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगी रादर देन कि अगली की बातें सुने। मुझे जब अक्सर लोग कहते हैं ना, देखिए हम आपकी भी तो मिसाल है, तो मैं कहती हूँ देखिए आप मेरी मिसाल बहुत डिफरेंट है। हर बंदे के पास इतनी प्रिविलेज नहीं होता। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मैं इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली भी, वैसे भी। तो अब एक ऐसी खातून है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, 4 उसके बच्चे हैं, उसको ये भी पता है कि ससुराल मेरे मतलब घर वाले इतने स्ट्रांग नहीं है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, या अगर मेरे बच्चे रख लेंगे। सबसे बड़ा तो औरतों को ये डर होता है ना कि यार वो मेरे बच्चे ले लेंगे। हाँ। इसी डर से वो रहती। तो मेरा शुक्र है ऐसा भी इश्यू नहीं था, मुझे पता था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये हर बंदे के पास नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। आई वॉज सो प्रिविलेज्ड, आई कुड डू ऑल ऑफ दिस एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट। तो ये एक सैड हकीकत है हमारी सोसाइटी की कि लोगों को अब्यूजिव रिलेशनशिप में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी कई दफ़ा रहना पड़ता है। हाँ, अपनी मर्जी के नाम ही मगर वो ये ना, मर्द बेचारा अगर अब्यूसिव में होता हो तो कहना यार की हो गया तनु। मतलब एक हमारे मर्दों पे ये भी बड़ा स्टिग्मा होता है ना, वो बेचारे बोलते ही नहीं है, मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं बोल सकते, नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि आप मतलब एक
आपने मर्दों, ये भी पेट्रियार्की का ही एक मसला है कि आपने मर्दों को भी इतनी स्पेस नहीं दी कि वो बेचारे अपना इमोशन ही कोई खुल के बता सकें, और वही रिप्रेस्ड इमोशन कई दफ़ा वॉयलेंस बन के बाहर निकलते हैं. हाँ, ट्रू दैट. एनीवे, काफ़ी हमने सीरियस बातें की. एक तरफ मेडिसिन आप पढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर ये जो अदाकारी के जलवे आ रहे हैं. किस पॉइंट पे आपको पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ था कि अच्छा, आई एक्चुअली वांट टू एक्ट, या आई वांट टू मेक? ये मुझे हमेशा से यही करना था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. आई बेसिकली वॉन्टेड टू बी अ सिंगर. मुझे तो पॉप स्टार बनना था. I was a huge fan of I still am Michael Jackson and Freddie Mercury. And I was like कि मुझे ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करना है. ना करे Freddie Mercury. और मुझे लगता कि मैंने I still remember I was a kid and I first saw Freddie Mercury perform on stage and I was just awestruck. मतलब I couldn't take my eyes off him. You saw him live? Not live, on TV. Live तो मैं बेहोश ही हो गई थी. मैं कहा Freddie Mercury ऑस्ट्रेलिया तो मर गया वैसे. तब मर गया. तो मैंने कहा यार ये कौन बंदा है. और आई सॉ दिस लाइक लोग आगे, लोगों का एक समंदर है, दे आर सिंगिंग अलोंग, और वो यू नो ऑल दैट एनर्जी. सो आई वाज लाइक मुझे ये बनना है. फिर मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे गाना सीखने दे. उन्होंने कहा चला जो करके पढ़ाई कर. तो वो इन 90s वगैरह तब ऐसा ट्रेंड नहीं था कि आप बच्चों को गाने सिखाएं. मतलब हर जगह नहीं था. अब तो मेरे माँ बाप बहुत होते हैं. मेरी बेटी जब छोटी थी ज्यादा ही वो गाती थी. अब्बू कहते थे इन्हों को उस्ताद ना रख देगी. मैं क्या अच्छा मेरी बारी तानू की मसला होया सी इन्हों तुसी उस्ताद रख के दे रहे हो. अब चीजें काफी चेंज हो गई हैं. आई थिंक पीपल हैव एक्सेप्टेड इट मोर. वो एक टाइम होता था कि अगला कहना था यार मरासी बनेगा. हाँ. उन कहते हैं अच्छा फॉलोवर. ओह माय गॉड. हाँ, मेरा बच्चा आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट है. हम पे आएगा. तो वो हाँ, मुझे ये था कि मैंने सिंगर और एक्टर, मुझे यही था कि मैंने यही काम करना है. अब तो विच डॉक्टरी आ गई तो, लेकिन कुछ अर्से बाद आप रियलाइज करते हो कि यार मुझे तो कुछ और करना था. You've done MBBS, मतलब लाइक तो आप थी. हाँ, मतलब मैं पढ़ने लिखने में ठीक थी हमेशा से. पहले क्लास में 3-4 पोजीशंस में मेरी हमेशा आती थी. और MBBS में भी आई वाज अमंग द गुड स्टूडेंट्स. तो फिर उसके बाद मुझे वो प्यार हो गया, फिर शादी हो गई, बच्चों का मुझे बहुत शौक था. और उस वक्त तक आपने कोई एक्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था, कोई यूट्यूब कुछ भी नहीं था. फिर आई थिंक मेरी बेटी बड़ी वाली भी काफी, मतलब 2017 में वो थी, कोई 2-3 साल की हो चुकी थी. तो तब मैंने सोचा कि यार मैंने तो कुछ और करना था. मैंने फिर तब ये ट्रेंड शुरू हो गया था, फेसबुक था, यूट्यूब था. मैंने अपने बहन भाइयों को कहा, मैंने कहा यार मिलके ना ऐसे बनाते हैं जैसे लोग बना रहे हैं वीडियोस. उन्होंने कहा यार हमने नहीं बनानी, तुम बनाओ. तो अब स्नैपचैट नया आया तो मेरी बहन ने कहा देखो इस पे लोग ना लगा के ना फिल्टर्स, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स कर लेते हैं. तो तुम जो हमारे तरले कर रही होती हो, कभी किसी कजन को कह रही होती हो यार बनाते हैं, मैं दादी बन जाऊंगी, तुम पोती बन जाना, तो तुम सारा कुछ खुद ही बन जाओ और हमारी जान छोड़ दो. और मैंने फिर वो स्नैपचैट डिस्कवर किया. मैंने कहा यार ये तो फिल्टर्स लगा के मर्द भी बन सकते हैं, बूढ़ा भी बन सकते हैं, बच्चा भी बन सकते हैं. फिर मैंने वो शुरू कर दिया. 1-2 मैंने वीडियोस बनाई. आई थिंक 3rd वीडियो थी मेरी डॉक्टर पेशेंट वाली, वो काफ़ी वायरल हो गई. और फिर बस चल. और एक्टिंग की आपको पहली ऑफर कब आई थी? पहली दफ़ा मुझे जो मतलब प्रॉपर जो मैंने किया, अभी बाद में ऑफर्स तो लोग करते रहते थे लेकिन कोई वो होता नहीं था काम. अच्छा. फसी बारी खान, उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि यार मतलब जैसे फॉलो कर रहे थे वो मुझे, और हमारी बातचीत होती रहती थी. मुझे उनके ड्रामास बहुत पसंद थे. अच्छा. बहकावा उनका एक ड्रामा था, बहुत अच्छा था. और बहुत अच्छे उनके ड्रामास. फिर रिसेंटली मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाएं, और उससे पहले के भी उनके बहुत अच्छे ड्रामास थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कि ना तब मैं कुछ करूँगा ना तो मैं तुम करोगी काम मेन स्ट्रीम के लिए. मैंने कहा हाँ, मैंने तो यही करना है. फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. उसके लिए उन्होंने कहा, मुझे पिच किया कि मैंने ना एक ऐसा कैरेक्टर है, उसमें एक फीमेल पिम्प का कैरेक्टर है. मैंने कहा ओके. तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी कि वो फीमेल पिम्प एक होती है और वो ना घरों में काम वाली बन के जाती है और देखती है कि जहाँ कोई मियाँ लिफ्ट नहीं करा रहा होता ना बीवियों को, तो वो फिर उनके लिए ना वो कहती है मैं लड़के सप्लाई करती हूँ. तो ये उसकी टैगलाइन थी. तो वो उन्होंने कहा करोगी? मैंने कहा फसी भाई आप कह रहे हैं तो कर लेंगे. तो वो मैंने शुगल में कर लिया. तो मेरे अब घर वाले कहें वो तुम्हारा कब आना है. वो अम्मी मेरी कहती है तुम्हारा कैरेक्टर क्या है. मैंने उनको बताया, कहती हाय अल्लाह मन्नो मैंने कहा वो कहेंगे तुम्हें पढ़ा लिखा के. अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो मुझे नेक्स्ट मेरे से साथ एक शॉर्ट फिल्म की
वो भी वेब के लिए की, बल्कि वो इंडिया वगैरह गई भी फेस्टिवल्स पे, वो शॉर्ट अच्छा। फिल्म थी गुलजार। उसमें मुझे कहते हैं अब फसी भाई का पिच करने का स्टाइल भी ऐसा है, तो हम कह रहे थे बहुत ही नीच किस्म की डांसर नहीं होती। मैंने कहा फसी भाई आपने सारे नीच कैरेक्टर मेरे से ही कराने हैं। कहते हैं मतलब वो खतरों पे नाचने वाली होती है ना जो, हाँ, स्टेज पे भी नहीं, मतलब स्टेज पे तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, आम सालगिरह और खतनों पे जो कच्ची हुई जमीनों के ऊपर डांस। मैंने कहा हाय फसी हाय। भाई खुदा के लिए, कहते हैं वो कैरेक्टर करना है तुमने, देखो चैलेंजिंग है, मतलब वो फिर ऐसे कहते हैं ना कि चैलेंजिंग है तुम कर लोगी। एक तो मैंने ये जो होता है ना डायरेक्टर का हाँ, कहना पता challenging। होता है और किसी ने तो नहीं करना, हाँ ये देखो कर बड़ा लेगी। चैलेंजिंग है। हाँ, अच्छा उसकी मजे की स्टोरी हुई कि वो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसमें तुम्हारा एक हमने डांस नंबर भी रखना है। ओहो, और एक दिन का वो शूट था, हम सुबह 6 बजे तक शूट करते रहे, और वो बहुत ही एक ना जिसे कहते हैं वो जो नहीं आपको ऑन सेट पता चल रहा था कि अच्छा मैं भी करना है, मैं भी करना है, और वो अंदरून लाहौर में शूट हुआ और वो सारे लोग बाहर से आगे के पता नहीं कौन सी शूटिंग हो रही है, हाँ, और मैंने वही मेरा हुलिया था, वो स्टेज वही डांसरों वाला पूरा। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि अब हर थोड़ी देर बाद कि बहुत नीच, तुम ये सोचो कि तुम एक नीच, और मेरे को फसी भाई खुदा के लिए इट वाज अ फन शूट। अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे फसी भाई ने उसके बाद कॉल की, कहते हैं तमकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा या अल्लाह, अब उनके तुम बहुत कॉम्प्लीमेंट, नीच लग रही हो। उनके कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही होते हैं। कहते हैं तुम सोचो, मैंने बाबरा शरीफ को, वो उनकी फ्रेंड है, कहते हैं मैंने उनको ना वो मूवी दिखाई है, तो सोचो उन्होंने भला क्या कहा। तो मैंने कहा फसी भाई क्या कहा? कहती है वो मुझे कहती हैं कि फसी मुझे फिल्म तो पसंद आई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ना वहीं की लड़की ली है, मतलब आपने ना उधर अंदरून की ही वही आपने हाँ। उधर उसी इलाके की हाँ। लड़की ली है, तो वो लग रहा है कि ना बिल्कुल सेट लग रही है रोल में, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वहीं से ही लड़की ली है। कहते हैं मैंने कहा बाबरा वो डॉक्टर है, वो वहाँ की नहीं, तो वो कहते हैं वो इतना हैरान हुई, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, तो मैंने कहा वैसे भाई ये कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ मैं वाकई खतरों में नाचने वाली लग रही हूँ। कहती है लेकिन तुम सोचो, यानी कि कितना कन्विंसिंग रोल था। हाँ तो मैंने कहा मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, इतना पैसा ला के तेन डॉक्टर बनाया है, तो लोग तेन की कह रहे हैं कि तू, बट इट वाज फन, इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। और मतलब एक इतना कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आया कि अच्छा आई कैन डू दिस लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। डू यू थिंक कि हमारी खवातीन के लिए स्पेशली मतलब इस तरह के जो एक तो कॉमिक रोल्स होते हैं, मगर हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर खवातीन के रोल्स लिमिटेड हैं? अभी आज ही हम लोग ये बात कर रहे थे, आई वाज सिटिंग विद अदील अफजल, राइटर फ्रेंड ऑफ माइन, जिन्होंने स्टैंड अप गर्ल लिखा है। हम यही कहते हैं कि हमारे यहाँ औरतों का तो कोई कैरेक्टर नहीं दिखाते, बल्कि मर्दों का भी नहीं दिखाते ड्रामाज में, सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। मतलब एक औरत की ये डेफिनेशन है, उसका क्या कैरेक्टर है कि उसका इसको इस लड़के से प्यार हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो वो इसकी डिफाइन बीवी इससे हो, होगी। हाँ ये डिफाइन। और लड़कों का भी यही होता है, ये आदमी है, ये बिजनेस करता है, ये अमीर है और ये गरीब है, इसको इससे प्यार होगा, उसके बाद इसको इससे प्यार हो जाएगा। कैरेक्टर आप कोई हीरोइन आपको ऐसी रिसेंटली ड्रामाज में याद है जो आप कहें कि यार इसका कैरेक्टर बहुत मजेदार था? आपको याद भी नहीं होगा क्या कैरेक्टर था, आपको नाम नहीं याद। अब 80s 90s के ड्रामा के हीरोइंस के आपको नाम याद है कि भाई इस नाम की थी, उसका ये बैकग्राउंड था, उसका ये मिजाज था, वो ऐसी थी। आजकल तो कुछ भी नहीं होता, लाइक देयर इज नो कैरेक्टराइजेशन। आप सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को जोड़ जोड़ के आपने ड्रामे बना दिए हैं। तो लिमिटेड तो मर्दों के लिए भी मुझे लगता है बहुत लिमिटेड है हमारे यहाँ, आई थिंक इक्का दुक्का अभी जिस तरह काबली पुलाव वाज समथिंग दैट जिसमें आपको कैरेक्टर्स नजर आए। हाँ इवन कहते जेंटलमैन में एक देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, मतलब वो सास बहू वाली सी निकले हैं नो, बट देयर वेरी फ्यू प्लेज या वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जो कि एक्चुअली चाहते हैं कि अपनी फीमेल लीड को समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स करवाएं, उसको भी एक इंसान दिखाएं कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक शख्सियत है, एक बैक स्टोरी है, लाइफ में उसके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसी बनी है। बहुत शैलो कैरेक्टर्स हैं, मतलब उसमें तो कोई क्या कुछ भी नहीं है। हैव यू एवर डन थिएटर? नो आई हैवंट। यू हैवंट डन थिएटर? मुझे एक दो दफा ऑफर हुई, पर एक तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, पता नहीं फॉर सम रीजन थिएटर मीडियम, और फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैंने नहीं किया। मे बी आई डू इट इन द फ्यूचर, बट मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मुझे थिएटर करना है, वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि थिएटर होता है ना, एक्टर थिएटर से डिफाइन होता है एंड ऑल। अच्छा मुझे पता नहीं, मे बी अब थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात ना हो जाए, बता दें, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि थिएटर के एक्टर बेहतर होते हैं। आई हैव ऑलवेज फाउंड थिएटर एक्टर्स, नॉट ऑल ऑफ कोर्स, बट मोस्ट ऑफ देम टू बी, जैसे मुझे लगता है टीवी की जो स्क्रीन है वो मीडियम एक डिफरेंट है। फॉर सम रीजन थिएटर के एक्टर्स मुझे लगता है थोड़ा ओवर
एक्ट करते हैं? देखिए, मैं आई स्टार्ट फ्रॉम थिएटर, सो हाँ, लाइक यू नो हाँ, माय पॉइंट। थिएटर का मतलब ये है क्योंकि थिएटर आपने अपनी आवाज वो हाँ, आपने तीसरे रो से लेके बेचारे वो 18वीं रो में बैठा हुआ ना, ओवर उसको करके भी जाना दिखाना ताकि उनको भी एक्सप्रेशन नजर आए। Exactly. हाँ। तो मुझे याद है कि जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो हम लोग इंग्लिश थिएटर करते थे, हम्म, तो हमारी वोकल एक्सरसाइजेज होती थी सबसे पहले कि हम्म, अब मैं आपकी तरफ देख के कह रहा हूँ तो आपको आवाज जा रही, इसको नहीं आवाज जा रही, तो अब आपने यहाँ से आवाज किस तरह वहां तक पहुंचानी घुमानी है. है सो क्या करना। इट्स ऑलवेज बिन अ वेरी फिजिकल एंड लाउड फॉर्मेट फॉर द एक्टर. बट टेलीविजन इज राइटर्स मीडियम, बड़ा ठहराव है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बिल्कुल थिएटर से। बिल्कुल हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट. बट आई थिंक कि एक्टर के लिए एक दफा थिएटर करना बड़ा जरूरी होता है, हाँ, बिकॉज maybe। वो आपको बताता है कि यार मेरी रेंज क्या है. अब मैं मतलब टेलीविजन में मैं यूं करूंगा ना तो आपको समझ आ गई वो इसने ये कहा है. ये कहा थिएटर में ये करूंगा किसी ने दूर से पता भी नहीं। की कितना है. तो थिएटर इज ऑल फिजिकलिटी, so your body language needs to be loud, your body language needs to convey everything. लेकिन मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा ये टीवी के लिए आपको उसको थोड़ा मेलो करना चाहिए। मुझे बहुत लगता है ज़्यादा। कुछ लोग कहीं थोड़ा थिएटर वाले में ही वहीं उसी से ही एक्टिंग कर रहे हाँ होते होता हैं, है. जो थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है टीवी के लिए। आप देख लें सोहेल साहब को, देख लें सोहेल साहब ने थिएटर इतना ज्यादा किया, ठीक है, आपको उनकी मैनरिज्म में थिएटर आपको नजर आता है. वो मेरे ख्याल से अक्सर थिएटर एक्टर, मोस्ट ऑफ देम, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये थिएटर के एक्टर हैं, क्योंकि वो उसी तरह एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल के साथ और आप आते देख हैं। लें जितने एक्टर्स थिएटर से हैं ना, उन सबकी टोन, वो कमांड है, वो आवाज Voice, आवाज, और वो आवाज ही फिर आपको लेके चलती है. तो चलती यस, है। ये मैं एग्री करता हूँ, मगर आई वुड लव टू सी यू डू थिएटर. जहां हम लोग बात करते हैं आज के दौर की, जरा बिकॉज यू फ्रॉम द न्यूअर लॉट, जिसने वो टाइम नहीं देखा हुआ जब शूटिंग्स और वो एक एक पीटीवी के अंदर घुसने के लिए लाइनें लगी होती थी. नाउ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड ऑल दैट. व्हाट इंट्रीग्स यू द मोस्ट? बिकॉज जब आपके पास एक चॉइस होती है, जिस तरह आप क्या कि यार ये नीच लड़की का रोल करना है, तो 10 लोग करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज और कोई फॉर्मेट ही नहीं है आपके पास, और कोई चांस नहीं. बट व्हाट डू यू थिंक अट्रैक्ट्स यू वेयर यू हैव सो मेनी ऑप्शंस कि भाई ये नहीं, मैं अपना खुद ही कर लूंगी ये सारा कुछ. तो व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू वर्क विद समवन? आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप मतलब जो कैरेक्टर मैंने करना है वो क्या है. एक तो वो ये भी कि पूरा स्क्रिप्ट कैसा है, स्टोरी कैसी है. मुझे सबसे ज्यादा होता है कि डायलॉग्स, क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ जो डू मोस्टली इम्प्रोवाइजेशन. मैं वैसे किसी के साथ काम करने अच्छा. के लिए, अगर आपने ऐसा कहा ना कि किसी के साथ काम करना हो तो क्या, जब स्क्रिप्ट आपको कोई भेजता है ना, मुझे लगता है स्टोरीज मोर और लेस कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरियां कम होती हैं. उसका ट्रीटमेंट कैसा है, और वो आपको पर्सनली मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है मकालमे से आपको समझ में आती है. हमारे यहाँ इतने सतही मकालमे लिखे जाते हैं कि इस तरह से बात कोई नहीं घर में करता. हाँ. कि अपने अब्बू को कौन लड़का ये कहता है कि वालिद साहब मैं उसी से ही प्यार करता हूँ और चाहे कुछ हो जाए मैं उसी के साथ शादी करूंगा, वरना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. आपने कभी अपने अब्बू से आज तक ऐसे बात की है? नहीं. मैंने जिंदगी में किसी को नहीं, कोई भी ये नहीं करता कि जैसे ये तारे और आसमान में ये तारे हैं, उसी तरह वो मेरी जिंदगी में, ऐसे कोई अपने अब्बू से बात नहीं करता जो हम ड्रामाज में देखते हैं. तो मेरे ख्याल से जो कॉन्वर्सेशंस और जो डायलॉग्स है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ मुझे समझ में आती है कि अच्छा ये मेरा दिल करेगा ये करने को कि नहीं. तो अक्सर स्क्रिप्ट पढ़ के आपको ये लगता है कि यार नहीं, ये मैं बोलती हुई कितनी अजीब लगूंगी. जैसे स्टैंड अप गर्ल के मकाल में बहुत मज़ेदार थे. और स्टैंड अप गर्ल वाज आई थिंक स्लीपर हिट. बहुत कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, एकदम एक चीज़ आई है और हैं, और आप हैं उसमें. वो आई थिंक मायरा लड़की भी थी. मायरा खान, she also did movie. So yeah, it was something out of the blue. तो उसमें यह है कि वो मेरे ख्याल से किसी भी स्टोरी को बेसिकली मकालमों ने और कैरेक्टर्स ने लेके जाना होता है कि वो कैरेक्टराइजेशन कितनी अच्छी है, कि डिफाइंड है, कि अगर वो बड़ी वाली जो मामी है वो उसकी ये पर्सनैलिटी है तो वो हर चीज़ में नजर आएगी, उसके कपड़ों में भी, उसके बोलचाल में भी, उसके डायलॉग्स में भी. मतलब हर बंदे का कैरेक्टर जो था जैसे स्टैंड अप गर्ल में वो डिफाइंड था, समझ में आ रही थी, लेकिन वो फिर भी फ्लूइड था, लोग बदलते भी हैं. और डायलॉग्स जिस तरह के थे वो रियलिस्टिक थे और मज़ेदार भी थे. तो आई थिंक मेरे लिए अगर मैं कोई चूज करूं तो मुझे होता है कि अच्छा एक तो ये कि इसमें पूरा जो स्क्रिप्ट है वो कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आएगा, विल आई वॉच इट और नॉट, और मेरा कैरेक्टर कैसा है कि विल आई एंजॉय डूइंग इट. तो यही चीजें होती हैं. बाकी ऑफ कोर्स आपके साथ कौन लोग हैं काम करने वाले वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डायलॉग्स और मेरा अपना कैरेक्टर
कैसा है, ये इम्पोर्टेंट लगता है। Okay. योर प्रोफेशनल करियर मेरा ख्याल है अभी बहुत छोटा है, इट्स हार्डली बीन लाइक 4-5 years के आपने प्रॉपर काम करना शुरू किया है। उससे भी कम, अभी तो सिर्फ 2 मैंने सीरियल किए हैं। मगर बहुत सी खवातीन कराची शिफ्ट होती हैं, और क्योंकि मेन काम ही कराची से आता है एंड ऑल दैट, आर यू थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू कराची? नहीं, नॉट येट। एक तो सीधी सी बात है कि मुझे कोई इतना ज्यादा काम कराची से कोई नहीं ऑफर हो रहा कि मैं कहूँ कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहीं चली जाऊँ, सीधी सी जो बात है। मुझे ये लगता है मेरे बच्चे बहुत सेफ हैं मेरे पेरेंट्स के साथ। मेरे पेरेंट्स का घर है गुजरात में, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो वो दे आर वेरी वेल फैसिलिटेटेड माई किड्स। अगर मैं ना भी हूँ, अगर मुझे 1 महीने के लिए 2 हफ्तों के लिए काम के लिए किसी और शहर जाना है, आई नो दैट दे आर सेफ, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। और सिर्फ यही नहीं कि उनको रोटी पानी मिल रहा है, मुझे पता है कि उनका ख्याल करने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। अगर कोई ज़रूरी तो नहीं खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई चोट ही लग जाए या कुछ हादसा ही हो जाए, वैसे भी एक बच्चे को इमोशनली भी तो कोई चाहिए होता है ना पास, सबसे ज़्यादा। तो मुझे ये होता है कि मेरे बच्चे वहाँ पे खुश हैं, ठीक हैं, और इसलिए मुझे मूव करना कभी कोई बहुत वो नहीं। मैं काम के लिए चली जाती हूँ, मूव करने का मैंने अभी नहीं सोचा, कहीं भी मूव करने का नहीं सोचा। हर लड़की की, जिस तरह आपने कहा कि मैं फ्रेडी मर्क्यूरी बनना चाहती थी एंड ऑल दैट, सो ड्रामा के अंदर भी एक होता है कि यार अच्छा हीरो तो अच्छा होना चाहिए। तो हु वाज योर इंस्पिरेशन ग्रोइंग अप एज अ ड्रामा के अंदर के व्हाट अ एक्टर, और ये वो दिस ना फीमेल्स में मेल में? अच्छा, मेल में, फीमेल छाड़ दियो, मेल में जिन पे मुझे क्रश था, आप ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्रश की चले, मगर आपने कह दी चलें क्रश। मुझे जो क्रश की बात है वो तो मुझे बाबर अली पे बहुत बड़ा क्रश था, और अभी भी है। और मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं कोई कास्ट करना चाहे उनको बाबर भाई के साथ, आपके भाई बाबर अली साहब जी, आपके बाबर अली जी, बाबर अली आपको बहुत हमेशा से मुझे अच्छा, आपके वो लंबे बालों वाले बंदे अच्छे लगते थे। उफ, तौबा अस्तगफार, वो प्यारे लगते थे वो जब क्लीशे, उफ। नहीं, लेकिन उस वक्त मतलब हीरो ये वाला होता है। वो कितने यार, फिर आपकी वासे के साथ बड़ी बनेगी, कितने प्यारे। वासे का आइडियोलॉजी भी यही है ना, हीरो कभी गंजा नहीं होता। मैं कहा विन डीजल देख ले, वो हीरो नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं हीरो लगता वो। नहीं, मुझे गंजे से कोई मसला नहीं है। विन डीजल हीरो नहीं, हाँ वैसे हीरो नहीं है, मगर वासे कहता है हीरो होना चाहिए जो नहीं, जैसे जेसन स्टैथम है, ही इज अ वेरी हैंडसम गाय। ठीक है, मुझे गंजे बालों और उसको, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मतलब बचपन में मुझे वो बहुत प्यारे लगते थे कि ये और एक्टिंग में तो बहुत सारे लोग हैं हमारे। नुमान एजाज साहब इज अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत सारे लोग थे। नुमान एजाज साहब पे आके और बाबर अली और नुमान एजाज, नहीं मतलब नए पीस आपको नहीं पसंद? नहीं, नए में आपने मुझे कहा ग्रोइंग अप हु वाज। अब आई थिंक अहमद अली अकबर इज अ वेरी गुड एक्टर। और जब कुरकुरे वाला उनका एड मैंने देखा था ना, तब से जब से मैं कहती यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। और फिर लाल कबूतर, और उसके बाद फिर परीजाद के बाद तो नाउ ही इज अ ह्यूज, आई थिंक दैट वाज हिज डिफाइनिंग मोमेंट आल्सो। जब हम बात करते हैं कि आपका एक बड़ा पॉलिटिकल स्टांस हमेशा से बड़ा वाजे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी आपने इवन आपके वालिद साहब बीइंग आर्मी, और लेकिन आप शाय अवे नहीं करती जब आपने किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, तो बैकलैश आता है इसका? बिल्कुल आता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैसे ना आए। और मुझे ये लगता है एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। मतलब अभी हम बैठ के ये जो मैं मार्गरीटा पी रही हूँ, ये भी मतलब इसके पीछे भी एक पॉलिटिकली डिफाइंड चीज़ें हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, हम एसी में बैठे हैं, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो शदीद गर्मी में काम कर रहे हैं। इट्स ऑल पॉलिटिकल। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप कहें कि जो लोग कहते हैं ना वी आर नॉन पॉलिटिकल, दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि उनको फेस नहीं करनी पड़ती ना वो चीज़ें जो पॉलिटिकल अपहेवल की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती है। करनी पड़ी, अब तो करनी पड़नी है, हाँ, महंगाई तो। लेकिन अभी भी देखें बहुत सारे लोग हैं जिनको महंगाई कुछ खास नहीं कहती, जो इस महंगाई से और अमीर होते जा रहे हैं। तो आई बिलीव एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। और उसमें देखिए, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपका क्या फिर बनता है कि आप किसी के ऊपर कोई तनकीद करें या कहें कि भाई हमारी हालत इतनी ख़राब क्यों है। देन अगेन आई नो कि भाई हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है व्हेन दे हैव स्पोकन ट्रूथ टू पावर। थोड़ा टैक्टफुली करना पड़ता है, लेकिन खामोश तो नहीं रह सकते आप, बिल्कुल खामोश तो नहीं रहा जाता। Do you consider yourself to be a spiritual person? I don't really know what spiritual is. पता नहीं। I believe कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, और जैसा आप अपने लिए चाहो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो। That is my
philosophy of life. I don't know if it's spiritual or not. और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा इंसान है तो आप वो अच्छा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल रेल्म से उसका ताल्लुक हो. तो रिलीजन तो ज़ाहिर बात है, हम सब अपने आप को डिफाइन तो करते हैं कि यू नो आई आइडेंटिफाई एज अ मुस्लिम, तो ज़ाहिर बात है वो तो एक है ही. लेकिन उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में आई बिलीव कि आप किसी से भी स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ले सकते हो. तो हाँ. ग्रोइंग अप रेजिंग 2 daughters इन पाकिस्तान, क्या आपकी बिगेस्ट कंसर्न क्या होती है? माई बिगेस्ट कंसर्न इज सेफ्टी. मैं उन्हें रोज़ तो नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कहती हूँ कि बेटा स्कूल जाके किसी के साथ कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करनी, कोई रिलीजियस बहस नहीं करनी. और खुद मैं जो मर्जी कमांड नहीं, I've never done it in a शुरू में शायद मैंने कोई केयरलेसली किया हो, तो मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी ऐसे मना नहीं किया. उनको ये पता होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमसे छुप के कोई काम कर रही है, कोई गलत काम कर रही है. उनको पता है कि जो नजर आ रहा है वही है. मेरे जितने दोस्त हैं उन सबका भी उनको पता है, मेल फीमेल सबका. मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखा जो मेरे घर तक आके कोई, मतलब जितने मेरे मेल फीमेल जितने दोस्त हैं वो सब मेरे घर आके मेरे माँ बाप से मिल चुके हैं, मेरे माँ बाप उनसे मिल चुके हैं. तो उनको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ छुपा हुआ नहीं है. बचपन से आज तक मैंने कोई काम छुप के नहीं किया. मेरा एक ही होता था, जैसे होता ना आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये इससे उस तरफ नहीं जाना, तो यही था कि भाई क्योंकि मैंने हर चीज़ अम्मी को बतानी होती थी. तो मुझे ये था कि यार ये काम मैं अम्मी को बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती. तो जो मुझे पता होता था कि ये बात मैं अम्मी को बता सकती हूँ, मैं वही करती थी. जो मुझे पता था यार ये मैं अम्मी को नहीं बता सकूंगी, वो मैं नहीं करती थी. मेरा यही क्राइटेरिया ज़िंदगी में आज तक रहा है. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पब्लिक के अंदर जब कोई लॉट ऑफ कपल्स की जब कोई होती है सेपरेशन, तो एक मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है स्पेशली ख़वातीन के ऊपर कि जी अच्छा अब शी सिंगल, सो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर यू कि अच्छा इसके साथ हुकअप हो जाए, इसके साथ हुकअप हो जाए. आपका वो उससे पहले ही हो गया था कि लोगों को नहीं पता लगा था, बाद में आया था. बट आर यू ओपन टू गेट रीमैरिड अगेन या नहीं? शादी मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मैंने कभी करनी ही नहीं है. मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि भाई कभी भी नहीं शादी करनी या कभी भी अब मैं मर्दों से बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव हैड सम अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ. द मोस्ट अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ हैव बीन मेन. तो मुझे मर्दों के साथ कोई नहीं है कि मैं मर्दों से नफरत करती हूँ या मर्द ऐसे होते हैं. माई फादर इज अ वंडरफुल मैन, माई ब्रदर्स आर अमेजिंग, आई हैव मेल फ्रेंड्स हु आर रियली अमेजिंग गाइज. तो मुझे ऐसा वो नहीं है कि भाई आई हेट मैन या कुछ, या मैंने कभी शादी नहीं करनी. लेकिन मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि मैं ज़िंदगी में कोई कमी सी है कि मैं शादी कर लूँ. अगर मुझे कभी लगा कि हाँ मुझे करनी चाहिए तो मैं कर लूँगी. जहाँ आपने अभी एक बात की कि भी मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन मेन इन लाइफ. नहीं, नॉट मोस्ट ऑफ, पर अगर मेन भी थे तो माय पेरेंट्स ऑलवेज. डू यू प्रेफर to have guys as friends or females as friends? नहीं, मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है. मेरी तो the bestest of my friends have been females. अच्छा. तो वो जो एक ट्रेंड होता है ना कि मैं तो लड़कियों के साथ दोस्ती ही नहीं करती, मैं तो हमेशा लड़कों के साथ. लड़कियां बड़ी कहती हैं कि जी हमारी लड़कियों से नहीं दोस्ती बनती, हम तो मर्दों के साथ ही दोस्ती रखते हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी तो जो सबसे क्लोजेस्ट हैं वो फीमेल ही हैं. और फीमेल टू फीमेल फ्रेंडशिप्स की और ही बात है, वो आप और लेवल पे कनेक्ट करते हो. तो मुझे तो बहुत, मेरी सबसे क्लोजेस्ट फीमेल्स ही हैं. What do you feel about the औरत मार्च मूवमेंट? आई थिंक हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है ऐसी मूवमेंट्स की जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हों. क्योंकि देखिए इस चीज़ से कोई बंदा भी शाये अवे नहीं कर सकता कि हमारे माशरे में मसाइल हैं, औरतों के ज़्यादा हैं, औरतों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है. इसको कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता. अभी तक बहुत सारे हिस्सों में औरतों की पढ़ाई जो है वो एक इशू है जो कि नहीं होना चाहिए. अभी भी बहुत सारी जगहों पे चाइल्ड मैरिज is an issue. But don't you think that movement have been, जब आता है कि जी मर्दों के ऊपर एक हेटरेड वाली मूवमेंट चल चुकी है कि, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं स्लोगन्स भी ऐसे आ रहे होते हैं कि जिसमें मर्दों को टारगेट किया जाता है और मैन हेटरेड वाली जो एक नैरेटिव है उसके साथ चल रहा है. देखिए जो हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं ना, वो एक मायोपिक सा व्यू है. किसी ने एक बहुत बड़े मार्च में से किसी एक स्लोगन की पिक्चर खींच के अगर उसको वायरल कर दिया है, इट डजंट मीन कि वहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब एक ही स्लोगन से आप पूरी मूवमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग कि उस मूवमेंट में कोई भी खराबी नहीं है, दुनिया की सबसे अच्छी, हर मूवमेंट में, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट में है. स्टार्ट में हर मूवमेंट में इश्यूज होते हैं, मसले भी होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी होती. लेकिन एक दो स्लोगन्स की बेस पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर बंदे को स्लोगन बना के तो नहीं ना औरत मार्च वाले दे रहे कि तुसी यही फड़ना है, तुसी यही. लोग अपने घरों से बना के लेके आ रहे हैं. आपकी सोसाइटी है, उसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, दरमियाने, हर तरह के लोग हैं.
कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, लाइफ ग्रे एरिया में ही चलती है। तो आप किसी मूवमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इतनी नई नई मूवमेंट हो कि भाई इसमें सब कुछ ही हमारी मर्जी का हो और सब कुछ ऐसा हो जो मर्दों को पसंद आए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म भी बहुत किया जाता है एंटी पेट्रियार्की, एंटी विमेन वॉइसेस को, वो पॉपुलर भी होती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी मिसोजिनिस्टिक है। तो मेरे ख्याल से वो उन चीज़ों को ज़्यादा उनके व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा ग्लोरीफाई करके, ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। लेकिन ऐसी मूवमेंट्स का होना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। लेकिन मैं देखिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे यहाँ ठीक है औरतों के बहुत मसाइल हैं और मर्द उन मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जो एक पूरी सोसाइटी है ना, एक जो मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, उसमें मर्द और औरत दोनों विक्टिम होते हैं। मर्द की भी एक माइंडसेट जो बनाया हुआ है वो इस सोसाइटी ने ही बनाया ना। बचपन से उसकी तरबियत ऐसी की है। कोई माँ के पेट से तो नहीं ऐसा पैदा होता ना कि बच्चा पैदा 2 साल की उम्र में कह रहा है कि मैं वड्या होके अपनी वोटी को कुटांगा। उसने कोई सिस्टम में ये सब चीजें देखी हैं तो उसने बड़े होके ये करना शुरू किया। तो पूरी सोसाइटी को जब आपने बदलना हो ना, तो आप गाली दे के नहीं बदल सकते। अगर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का जो 51 या 52 या 50 या 49% एक हिस्सा है जो कि डोमिनेट भी कर रहा है, अगर एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी लोगों का मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलता हो। मुझे ये लगता है कि जब आप बात इस तरह से शुरू करते हैं ना कि दुनिया के तमाम मर्द बुरे हैं, ऑल मैन आर, बहुत सारे लोगों को एलियनेट कर देते हैं ये बात कह के। कुछ लोगों का ख्याल है जो कहते हैं हम डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो कहते हैं कि हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो करते नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर हम थोड़ा प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करें तो शायद उसका असर ज़्यादा हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मर्द भी पेट्रियार्की का एक विक्टिम है, उसी की वजह से ही वो ऐसा बना है। तो अगर हमने किसी को रिफॉर्म करना है, आई बिलीव कि रिफॉर्म करने के लिए एम्पैथी, प्यार मोहब्बत, डायलॉग ज़रूरी है। हम मर्दों को गालियाँ निकालते रहें, मर्द हमें गालियाँ निकालते रहें, सिर्फ नफरत बढ़ेगी, इससे मसले हल नहीं होंगे। But don't you think these are Western agendas जो कि यहाँ अब इन्फोर्स किए जा रहे हैं because of social media also? देखिए, हम लोग एक फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली भी आप कह लें, मगर हमारा जो कल्चर और जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हमेशा फैमिली के इर्द गिर्द रही है कि जी सब कल्चर्स ऐसे ही होते हैं। कल्चर फैमिली के बगैर कोई कल्चर नहीं चलता। मगर आप देख लें वेस्टर्न में क्या अब हो रहा है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल भी आप मतलब फैमिली के जी के औरत भी बाहर है, मर्द भी बाहर है, बच्चा भी बाहर है, बच्चे की परवरिश नहीं हो रही, बच्चों की एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। औरत अपने करियर में बिजी हो गई है, मर्द अपने करियर में बिजी हो गया, बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो चुका हुआ है। और ये आपके सामने नजर भी आ रहा है, पूरा वेस्टर्न एजेंडा इस पे चल रहा है। देखिए, अगर आप बाहर के, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जब उनके बच्चे यहाँ आते हैं ना तो उनके बच्चे बहुत सुलझे हुए, बड़े शरीफ और मासूम होते हैं हमारे बच्चों की निस्बत। क्या आपको अपने इर्द गिर्द देख के ये लगता है कि हमारे माशरे में बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है? पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट डेंजरस। हमारे यहाँ आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ले लें, फिजिकल अब्यूज़ ले लें, चाइल्ड लेबर ले लें, घरों के अंदर बच्चों पे होने वाला जुल्म देख लें, उसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ किसी और मुल्क की वैल्यूज से बेहतर हैं, या हमारे बच्चे यहाँ सेफ हैं? क्या हमारे घरों में मोस्टली जो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बच्चों के साथ होते हैं वो घरों में होते हैं, होती है और वो विदिन फैमिली। तो ये हमारी फैमिली वैल्यूज तो नहीं है। ये क्या हमारा कल्चर है बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना? क्या औरतों को मारना हमारा कल्चर है? नहीं। क्या घरों में औरतों के ऊपर अब्यूज करना हमारा कल्चर है? क्या घरों में बच्चों को अब्यूज करना? ये वाली चीजें तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, ये हमारा कल्चर नहीं है ना। नहीं है। तो अगर कोई बंदा इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट कैसे हो गया? अगर कोई बंदा ये कह रहा है, फर्ज करें मैं बैठ के कहती हूँ कि मर्द औरतों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज नहीं होना चाहिए, बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, क्या मैं हमारे कल्चर के खिलाफ जा रही हूँ? नहीं। इसका तो मतलब ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, ऐसी तो औरतों को मारना या बच्चियों को रेप करना साडा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर तो अगर हम देखिए बहुत सारी चीजें ना पोस्ट कॉलोनियल हमारे यहाँ आई हैं। गोरों से पहले हमारा माशरा बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा माइंडसेट अभी तक वही है। गोरों से पहले हमारा माशरा बहुत प्रोग्रेसिव था। गोरे यहाँ आके सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना स्कैंडलाइज हो गए थे
कि ये किस तरह के लोग हैं, इतने खुले डुल्ले। मतलब हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की सेग्रीगेटेड सोसाइटी कभी भी नहीं रही। आप अगर उससे पहले पार्टीशन और गोरे के यहाँ आने से पहले 200 साल पहले की जब कभी आप आर्ट देखें, लोगों के कपड़े देखें, लोगों का रहन सहन देखें, हमारे यहाँ इस तरह की मर्द औरत डिवीजन सेग्रीगेशन कभी भी नहीं रही। ये जब गोरे आए हैं और उन्होंने आके हमारे ऊपर ये बेसिकली तो कैथोलिक प्रैक्टिसेस इम्पोज की हैं, जो उस जमाने में गोरा प्रैक्टिस करता था कि नहीं औरतों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मर्दों को ऐसे, औरतें ये रंग पहनेंगी, मर्द ये। हमारे यहाँ तो मर्द अभी भी आप देखें गांव वगैरह में जाएं जो कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से दूर रहे हैं इलाके, अंदरून कहीं करके जो गांव हैं दूर दराज के इलाके, उसमें आज भी मर्द अपने, आप देखेंगे वो मेहंदी लगाते हैं, उनके नेल्स रंगे होते हैं, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वहाँ पे मर्द और औरतों में ऐसी सेग्री, आप कभी गाँव शाव में जाएं, वहाँ मर्द औरतें बहुत ईजीली बैठ के बात कर रहे हैं। ये हमारा मिडिल और अपर मिडिल क्लास का ज्यादा इशू है, एंजेंज करके बहना है, ये करना है, हम स्कैंडलाइज जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर गोरे का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो ये गोरे ने आके कहा कि भाई ये आप लोग तो यहाँ पे तो बड़े ये फ्लूइड किस्म के लोग हैं, हमारे आर्ट्स, हमारे क्राफ्ट्स, हमारा रहना सहना बहुत, जिसे आजकल लिबरल कहते हैं लोग, वो था। गोरे ने यहाँ आके हमें सेग्रीगेट किया और हमारे ऊपर ये लॉज बहुत सारे, आपको पता है ये जो लीगल अब जो बहुत सारी चीज़ों की सजाएं हैं, ये हमारे माशरे में कभी भी नहीं थी। इवन मुगलों के दौर में जो इस्लामिक जिसको हम समझते थे दौर है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इस तरह की सजाएं नहीं थी। अब जो गोरे ने आके फिर इम्पोज की कि भाई नहीं, उसने आके हमें ज़्यादा नैरो माइंडेड कर दिया और हम उस नैरो माइंडेडनेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि ये कोई फॉरेन एजेंडा क्या है। फॉरेन एजेंडा, हम जो असल में फॉरेन एजेंडा है वो हम कभी समझे ही नहीं है। असल में फॉरेन एजेंडा जो हमें इल्लीगल गैर ज़रूरी जंगों में झोंका गया, जो हमारी जंगें नहीं थी, हमारे हमसाए हमारे हाथों से मरवाए गए, वो फॉरेन एजेंडा था। उसको तो हम बड़े फख्र से हम करते हैं कि जी हमने बड़ा जहाद किया जाके, उसको हम फॉरेन एजेंडा नहीं समझते। जो हमने बाहर से पैसे लेके लोगों की जंगें लड़ी हैं, वो फॉरेन एजेंडा है, उसको हम फॉरेन एजेंडा नहीं समझते। जो हमने दूसरों के हीरोज़ को अपना हीरो बनाया है, अपने हीरोज़ को फरामोश कर दिया, वो फॉरेन एजेंडा है, उसको हमने कभी फॉरेन एजेंडा नहीं समझा। हम सिर्फ इसी बात को फॉरेन एजेंडा लेके बैठ गए हैं कि जी अगर कोई ये बात कर रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए या डोमेस्टिक अब्यूज़ के खिलाफ आप लॉ बनाएं, ये फॉरेन एजेंडा कैसे हो गया? हमारा कल्चर डोमेस्टिक अब्यूज़ तो नहीं है। तो अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ के खिलाफ कोई लॉ आता है तो हाउ इज दैट फॉरेन एजेंडा? दैट इज ह्यूमन राइट्स की बात। देखिए, फॉरेन एजेंडा मेरे जो कहने का मतलब था, 60s के अंदर एक मूवमेंट आई थी जिसका नाम उन्होंने दिया था फेमिनिस्ट मूवमेंट। द पर्पस बिहाइंड दैट मूवमेंट वाज कि जो औरत घर पे हाउसवाइफ बैठी हुई है उसको टैक्सेबल ब्रैकेट पे किस तरह लेके आया जाए। एंड द ओनली वे दैट दे कुड फाइंड इट वाज कि औरत को घर से बाहर निकालो, और ये जो 55% जो पॉपुलेशन आपकी घर बैठी है, आराम से खाना खा रही है, इसको आप किसी तरह टैक्स ब्रैकेट में लेके आए। सो दैट वाज द मूवमेंट जिसकी तरफ मेरा था इशारा। जो आपने कहा मैं उसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए, एक तो ये जो है ना कि जो घर में बैठ के आराम से खाना खा रही है, आपको पता है कि जो हाउस लेबर है, जो घर में औरत काम कर रही है, फुल टाइम जॉब के अलावा वो कितने ट्रिलियन डॉलर की बेसिकली एक लेबर है। अगर आप वो काम करने के लिए किसी को हायर करें तो इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो कि अनपेड औरतें कर रही हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ये मानना है जो औरत काम करना चाहती है उसे काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। जो घर पे बैठना चाहती है उसे घर पे बैठने की आज़ादी होनी चाहिए। जो बाहर काम कर रही है आप उसको जज ना करें कि यार क्यों काम कर रही है। जो घर पे बैठी है उसको भी जज ना करें। अगर वो चाहती है कि भाई मैंने घर के काम करने हैं, बाय ऑल मीन्स लेट देम, ये सारी बात है। लेकिन औरत और मर्द दोनों के पास बराबर पढ़ने का चांस होना चाहिए, ज़िंदगी में अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज़ करने का चांस होना चाहिए। जहाँ कहीं भी वो उस प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं उसका चांस होना चाहिए, उनके पास चांसेस बराबरी के हों। फिर ये मर्दों और औरतों पे डिपेंड करता है, आया वो घरों से बाहर काम करना चाहते हैं घरों के अंदर, ये, और इस पे कोई उनको जज ना करे। मेरा ये मानना है। नहीं, आई एग्री विद यू। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने से सवाल होते हैं। बिल्कुल अल्लाह खैर करे। एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने इनके जवाब देने आप दे सकती हैं, नहीं देने तो आप वैसे भी निकलवा लेंगे हम आपसे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं शायद कभी ना करूं,
One thing I will never do. वैसे तो मैं कहती हूँ नेवर से नेवर, क्योंकि आपको कोई वक्त का पता नहीं होता. हाँ. Something that I'll never do. I think something related to my principles. कुछ जिंदगी में मेरे principles हैं. I think अगर मैं believe करती हूँ कि कोई एक particular organization is exploitative, मैं उनसे पैसे लेके शायद काम नहीं करूँगी. अच्छा, मेरे ख्याल था आप बड़ा सीधा सा देंगे कि मैं शेखों में शादी नहीं करूंगी या कुछ इस तरह. मेरे वालिद साहब की शेखों में शायद, मेरी माँ शेख है. वो ना कटना ना. अच्छा, एक चीज जो शायद कभी ट्राई कर लूं. थिएटर. यू शुड. एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहती हूँ. आई थिंक सम ऑफ माई कॉम्प्लेक्सेस. काफी सारे तो मैंने कर लिए अनलर्न, but I think still I would want to be more comfortable in my skin. Okay. Have you ever struggled with your weight? Yes, ever since I was a kid. Okay. And इसी को आपने फिर डिफेंस मैकेनिज्म बना दी, ताड़ी ऐसी दी तैसी इधर आओ ना. वाह वाह वाह. अच्छा जी, एक चीज जो मुझे इंडस्ट्री की बिल्कुल नहीं पसंद. पैसे नहीं टाइम पे देते. हाय हाय हाय. अच्छा जी, क्या कभी मुझे किसी ने काम के बहाने लाइन मारी है? पता नहीं, मारी होगी तो मुझे पता नहीं चला. मुझे जब तक कोई बहुत डिफाइंड किस्म की लाइन ना मारे ना, मैं नहीं कंसिडर नहीं करती. डिफाइंड लाइन क्या होती है? मतलब कि कोई मुझे मुंह पे ही आके बिल्कुल साफ साफ बोल दे. मैं एज्यूम नहीं करती चीजें. मैं ये नहीं कहती कि शायद वो मुझे पसंद करता है. नहीं भाई, अगर कोई करता है तो आके कहे कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, वरना मैं एज्यूम नहीं करती. ओह अच्छा, चले. अच्छा, सोशल मीडिया मेरे लिए क्या है? A lot of things. It's an outlet. It's my way of showing my talent. It's my way of communicating with people. My activism. It's a lot of things for me. अच्छा, एक चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी. हाँ, उनसे सीखी. He is a very non-confrontational man. मतलब वो लड़ाइयाँ नहीं लेते. जहाँ कहीं उन्हें लगे कि चुप करके गुजारा हो जाए. फौजी बंदा है, उन्हें बॉर्डर पे लड़ना है, वो कार क्यों लड़े यार? नहीं, वो मतलब वो लड़ाइयाँ नहीं करते बगैर वजह के. जैसे अगर उन्हें लगता है कहीं चुप करके कोई बात टाली जा सकती है तो वो चुप रहते हैं. वो मैंने उनसे सीखी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत वो मेरे अंदर मैं सीखूं. टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. अच्छा, एक चीज जो मैं अपनी अम्मा की बदलना चाहती हूँ. अम्मा की, आई थिंक शी नीड्स टू रिलैक्स. बहुत एंजाइटी, और वो हम सब बहन भाइयों में आई है. नजर आ रही. एक्सट्रीम एंजाइटी. अच्छा जी, कभी शादी का मौका दोबारा मिले तो लव करूंगी या अरेंज? नहीं, लव. अरेंज भी अच्छी है. मतलब कोई मतलब किन्ने मेरे वास्ते अरेंज करनी है? कोई बुरी बात तो नहीं भाई. अरेंज माँ बाप के ऊपर भी देना है कि जी आप ही लेके आए थे. आप अरेंज कर लें. नहीं, मैं फुफी नहीं है. नहीं, फिर मेरी फुफी कोई भी नहीं बनता. अच्छा जी, एक कैरेक्टर जो किसी और ने किया हो मगर मैं करना चाहती हूँ. कोई ड्रामा का हो सकता है कैरेक्टर, या कोई फिल्म का कैरेक्टर. हाय, मैंने ये करना था. नीच लड़की के अलावा. वो तो कर लिया है. हाँ, अब बस. हाँ. कोई पाकिस्तान में तो ऐसा कोई नहीं मेरे ज़हन में आ रहा. कोई बाहर का ही होगा. बाहर का बता दें. एक मूवी थी फ्रेंच, हाई टेंशन. उसमें एक मल्टीपल पर्सनालिटी का एक इशू होता है एक बंदी को. बड़ी गोरिश सी मूवी है. मेरे ज़हन में भी वो आ रही है. मे बी आई वुड वांट टू डू दैट. एक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की कोई चीज. नाइस. अगर कभी किसी पॉलिटिकल कैरेक्टर का रोल करना पड़े तो विच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू पोर्ट्रे? मैं तो किसी मर्द का कैरेक्टर करना पसंद करूंगी. फीमेल का क्या, उनसे तो मेरी जो फीमेल है वो मैं रोल में फिट ही नहीं आऊंगी. मतलब मेरी ना मेरा कद भी भाई ये नहीं देखते. आपने एसेंस कैप्चर करना है. एसेंस. विच पॉलिटिकल कैरेक्टर वुड यू लाइक टू पोर्ट्रे? अगर मैं लड़का होती ना तो मेरा दिल करता मैं ख्वाजा आसिफ वाला कैरेक्टर प्ले करूं. फुल पंजाबी टाइप. ख्वाजा आसिफ भी सही है. अभी ख्वाजा साहब ने नहर में छलांग मारी है ना. हाँ. वाह वाह वाह. वो उनके बड़े टिकटॉक चले थे, अल्लाह माफ करे. वाह वाह वाह, क्या बात है. चलें, ठीक है जी. ख्वाजा आसिफ आपने की. एक चीज जो मैंने मदरहुड से सीखी. हाउ टू लर्न फ्रॉम योर किड्स, बिकॉज आई बिलीव कि मेरे बच्चे मेरे से बहुत बेहतर इंसान हैं. तो अगर बच्चे आपको कुछ बताएं आपके बारे में कि ये आपने ठीक नहीं किया, तो आपको मानना चाहिए. और मैं हेजिटेट नहीं करती उनसे कभी भी सॉरी अपोलोजाइज करने में. अगर मुझे लगे मेरी गलती है कहीं एज अ मदर, तो आई ऑलवेज अपोलोजाइज. मुझे लगता है कि हम बचपन से बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने कहाँ पे यू हैव टू से नो,
और आपके अपने क्या राइट्स हैं कि कोई आपके साथ कोई गलत करे तो उसको अपोलोजाइज करना चाहिए. सो आई ऑलवेज डू. अगर डेट नाइट का मौका मिले तो किस अदाकार के साथ डेट नाइट फॉर डिनर या चाय? कि मेरी पसंद के तो अक्सर अदाकार शादीशुदा हैं और शादीशुदा मर्दों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता. पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, गली में लेता कुत्ता भी हो सकता है, मतलब कि हाँ, कोई अच्छी ब्रीड का कुत्ता हो, आई विल हैप्पीली टेक दैट डॉग फॉर अ वॉक ऑन द बीच. इफ दैट. हाँ चले फिर अब ये वाले सवाल हम करने लगे हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं, स्लैंग्स हैं. ये स्लैंग्स आपके माइंड में किसको लेके आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता अल्लाह है, खैर. क्योंकि आप भी बड़ी स्लैंग यूज करती हैं. सबसे पहले शपोका. ख्वाजा आसिफ. यार इनका नहर वाला सीन मेरे ज़हन में आ गया. शपोका. शपोका. अच्छा जी. सख्त लौंडा. बड़े हैं सख्त लौंडे. वो पता नहीं उन साहब का क्या नाम था जिन्होंने नहीं कहा था ना चन्न ना एंज नहीं. आई डोंट नो हु दैट गाय वाज. मुझे नाम नहीं उनका याद. मतलब पॉलिटिकल थे. पॉलिटिकली कोई. हाँ, वैसे सख्त लौंडा आई डोंट नो. इंडस्ट्री में तो कोई नहीं. मैं सारे ही पोले ने, कोई नहीं सख्त. ओके. चिकन पीस. आई वुड से उस्मान खालिद बट बिकॉज ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. तो मटन द चांप. इतना मजेदार कोई नहीं है. आई एम अ कश्मीरी, मेरे लिए मटन सबसे ऊपर है. हाँ, तो बंदे सारे मटन- उस तो थल्ले ने. कोई भी मटन वाले लेवल का नहीं है. ओए होए होए. फिर कहनी मैं सिंगल क्यों हूँ. मे बी चले पाकिस्तानी नहीं. चले बाहर का कोई बता. मैड्स मैकल्सन. मैड्स मिकल्सन विलन. एक्सट्रीमली हॉट. वो मुझे लगता है कि वो अली जफर का बुढ़ापा होगा. बड़ा मिलता है उससे. बिल्कुल भी नहीं. क्यों, उन दोनों का मिलता है, जायचा मिलता है. क्या वो अली जफर आपको पसंद नहीं है? उनकी बीवी बहुत अच्छी है. और अली बड़ा अच्छा सिंगर भी है. अच्छा. अच्छा जी. बेबी. मुझे सुनाई दिया बेबे जो माँ बेबी. है. अच्छा बेबी. मुझे ओह बेबी. आप गलत बंदे से ये सवाल पूछ रहे जी हैं. मुझे पता है. हाँ, आपको समझ आ जी रहा है. मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर का वो जो है ना एक वो निकालना चाह रहे हैं. जी. निकल नहीं रहा. सो गया हुआ है वो. नहीं क्यों एमी, वो टिकटॉक पे नजर आता है हमें. बेबी. मेरे ज़हन में हानिया आमिर पता नहीं क्यों आई है इस बात से. बिकॉज़ शी इज अ वेरी क्यूट गर्ल. प्यारी. तो बेबी है वो. बेबी है. बाकी फुफ्फो 2 आई हैं. हाँ, वाकई में 2 आई हैं. मैं सोच रही हूँ किसका जिक्र करूँ. कर दे हैं, ऐडा नहीं सोच दे. आई थिंक अगेन उस्मान खालिद बट क्योंकि हम गॉसिप भी करते हैं अक्सर. ये मैं बहुत सेफ चल रही हूँ. मुझे पता है उस्मान मुझे कुछ नहीं कहेगा. अच्छा. हु नीड्स अ चिल पिल? आए. अच्छा डीवा कौन है? ओह, समीना अहमद. हैं? अब वो जो उनके अंदर एक वो है ना कि यू नो शी हैज दैट कूल एयर अबाउट हरसेल्फ. आई लाइक इट. आई थिंक शी इज वेरी पॉइज्ड. ओह उस्ताद मोहतरम है भाई. अच्छा जी. और जब मैं ये कहता हूँ WTF? So many politicians. आजू जी. That एक बड़े पॉपुलर वो हैं. शेख रशीद. हाँ चले उन्हीं का ही कह दें. शेख रशीद. मेरे ज़हन में वैसे कोई और आया था जो आजकल बहुत पॉपुलर है. ठीक है. एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. I have zero patience. अच्छा जी. और what I want my legacy to be? I want my legacy to be जैसे मैं अब बैठ के फ्रेडी मर्करी और माइकल जैक्सन का जिक्र कर रही हूँ. फ्रेडी सही बात है. फ्रेडी मर्करी. एक टाइम आएगा एक वक्त. फ्रेडी मर गई हो सकता है, फ्रेडी मर्करी नहीं हो सकता. भाई आपको गाना आता मैं है? चैलेंज ले लूंगी इसको. चले लें. अब मेरी यही लेगेसी होगी कि मैं फ्रेडी को मरकरी में मार के भाई. I would want people to talk about me like this कि this person was my inspiration. ऐसे. ये लेगेसी. ये वही तो मैं कह रही हूँ. मतलब कि कोई कहे कि यार ये हाँ, औरत कि इनको देख के मैंने कहा था कि यार ये बनना है मुझे. What was the best compliment अभी तक जो मिला है वैसे by the way?
यूजुअली व्हेन पीपल कमेंट करते हैं कि हमने आपकी एक वो वीडियो देखी और उससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया इस चीज़ के बारे में, हम पहले ऐसे नहीं सोचते थे, तो तब मुझे बहुत फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट आती है कि अच्छा इट वाज दैट इम्पैक्टफुल कि किसी ने अपना सोचने का अंदाज बदल लिया तब। अरे वाह, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, आई थिंक यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। एंड मैं आपको जब आपके टिकटॉक्स वगैरह देख रहा होता हूँ, आपकी रील्स वगैरह देख रहा होता हूँ, यू हैव दिस actor in you that's dying to come out. And I would love to see, and I would love to work with you also. मैंने आपको पहले भी कहा हुआ, I think you have excellent timing. Inshallah, thank you so much for saying these kind words for me. और इंशाल्लाह अच्छा, ये ना हर कमेडियन के साथ ना ये मसला होता है, जब आप किसी की मुंह पे तारीफ करते हैं ना, तो एकदम ना उसको ओह थैंक यू, बिकॉज हम लोग कॉम्प्लीमेंट उस तरह नहीं ले सकते, हाँ। तो हम लोग बड़े अजीब हो जाते हैं, क्या मतलब है ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो कॉमेडी में उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। No, but I think I respect you as a person also, because being a single mother in our society is a very brave thing to do, and alhamdulillah you're doing it fantastically. Thank you so much. तो अपना ख्याल रखें, और हो सके तो अगले 2 साल बाद जब हम ये पॉडकास्ट करेंगे, शायद आपको कोई सख्त लौंडा मिल गया हो तब तक, चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखें, खातिन नज़र पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो जो इन्होंने कहा है, टॉलरेट ईच अदर। अल्लाह हाफ़िज़।